नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विश्व इतिहास में यूरोप में पुनर्जागरण विषय पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण, जिससे आधुनिक विश्व की शुरुआत मानी जाती है, इससे पहले के समय को हम 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के समय को विश्व में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इस पुनर्जागरण की शुरुआत होने के बाद से ही एक नई विश्व या आधुनिक विश्व की शुरुआत मानी जाती है। इस वीडियो में हम पुनर्जागरण का अर्थ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण अथवा रेनेसा एक फ्रांसीसी शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, नया जीवन अथवा पुनर्जन्म। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटालियन विद्वान जॉर्जियो वैसारी के द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग बहुत ही सीमित अर्थों में किया था। बाद में फ्रांसीसी दार्शनिक दिदरो ने इस रेनेसा शब्द को एक व्यापक अर्थ प्रदान किया। अब रेनेसा या पुनर्जागरण का मतलब हम मान रहे हैं फिर से जागना। अब यहाँ फिर से कौन जाग रहा है? यहाँ पुनर्जागरण से तात्पर्य है ग्रीक और रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान। ग्रीक, यूनान, रोमन, रोम इटली की राजधानी है रोम। ग्रीक और रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान होना ही पुनर्जागरण है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक चेतना थी। इस सांस्कृतिक चेतना या इस पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से हुई और 16वीं शताब्दी तक ये सांस्कृतिक चेतना पूरे यूरोप में फैल गई। हम साधारण से भाषा में यूँ कहें कि 14वीं शताब्दी में इटली से प्रारंभ हुई ग्रीक और रोमन संस्कृति की सांस्कृतिक चेतना या इस संस्कृति का पुनरुत्थान ही यूरोप का पुनर्जागरण है। अब बात आती है कि पुनर्जागरण इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ। इटली से इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि इटली उस समय ग्रीक और रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा इटली की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि वहाँ पर उस समय अनेक समृद्ध व्यापारिक नगरों का विकास हुआ और इस वजह से इटली में ही सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अब हम पुनर्जागरण के कारण पढ़ते हैं। सबसे पहले धर्म युद्ध, जिसे हम क्रूसेड भी कहते हैं। जेरूसलम पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो युद्ध लड़े गए उन्हें हम धर्म युद्ध कहते हैं। ये 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच लड़े गए। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। अब इस जेरूसलम पर अधिकार को लेकर जो युद्ध हुए, इनसे पुनर्जागरण को कैसे बल मिला या इन्होंने पुनर्जागरण को कैसे प्रभावित किया कि इन धर्म युद्धों के कारण पश्चिमी देशों का पूर्व के देशों के साथ संपर्क हुआ और उस संपर्क से पूर्व का तर्क, दर्शन या उनकी वैज्ञानिक खोजें, इन सब की जानकारी पश्चिमी देशों को मिली। दूसरी बात कि चर्च ऑफ पोप के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप भी जब ईसाइयों को इसमें विजय प्राप्त नहीं हुई, वो जेरूसलम पर अपना अधिकार नहीं कर सके, तो इससे चर्च और पोप की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचा। लोगों की सोच में चर्च और पोप के प्रति परिवर्तन आया। इस प्रकार इन धर्म युद्धों से पुनर्जागरण को बल मिला। इसके अलावा अरबों व मंगोलों से संपर्क। अरब और मंगोल, इनका पश्चिमी देशों से संपर्क हुआ। 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलाई खान हुआ था और उस कुबलाई खान का एक अलग ही उद्देश्य था, एशिया और यूरोप इसको एक सूत्र में बांधना। उसने अपने कई विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। मार्को पोलो नामक एक इटालियन यात्री उसके दरबार में ही था, जिसने बाद में अपने यात्रा वृत्तांत लिखे और इन यात्रा वृत्तांतों से प्रेरणा लेकर कोलंबस या क्रिस्टोफस कोलंबस या वास्को डी गामा जैसे व्यक्तियों ने अमेरिका और भारत की खोज की। और ये अरब और मंगोल जो यूरोप में जाकर बस गए थे, उन्होंने वहाँ पर कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और जिसमें सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इनका अध्ययन कार्य करवाया जाता था। और ये अरब और मंगोल
अपने यहाँ पर जिन विद्वानों को बुलाते थे उनमें भी बहुत अधिक तर्क वितर्क के आधार पर ये उनसे अलग अलग गोष्ठियाँ आयोजित करवाते थे। इन्हीं के संपर्क से, अरबों और मंगोलों के संपर्क से ही यूरोप में कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा, बारूद, इनका ज्ञान पहुंचा। इनकी जानकारी यूरोप को इन अरबों और मंगोलों के संपर्क से ही मिली और इन आविष्कारों की जानकारी ने यूरोप को बड़ा गतिशील बना दिया। मंगोल कुबलाई खान के दरबार में पोप के दूत, पेरिस, इटली के व्यापारी, ये सब वहाँ पर रहते थे। तो इनसे पुनर्जागरण को बड़ा बल मिला, क्योंकि वो लोग जब वापस अपने देश में जाते थे तो वो अरबों और मंगोलों का जो तर्क, जो ज्ञान और जो विज्ञान है उसके बारे में वो वहाँ पर जाकर चर्चा करते थे। अब हम बात करते हैं कागज और छापाखाना। कागज और छापाखाना 1450 ईस्वी में जर्मनी के एक व्यक्ति जॉन गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया। अब प्रेस के आविष्कार से पहले किताबें हस्तलिखित हुआ करती थी और जो बहुत ही मूल्यवान भी होती थी और उन पर कुछ धनी लोगों का ही एकाधिकार होता था। लेकिन अब छापे खाने का आविष्कार होने से, प्रेस का आविष्कार होने से बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें छपने लगी, पुस्तकों की कोई कमी नहीं रही और अब सबको कम दाम में वो पुस्तकें मिलना प्रारंभ हो गई। अब सामान्य लोग भी पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेने लग गए। भाई, जो लोग पहले जो हस्तलिखित पुस्तकें थी जो काफ़ी महंगी होती थी वो खरीद नहीं पाते थे, अब आम आदमी भी उन पुस्तकों को खरीद सकता है और इससे जनता में ज्ञान का प्रचार हुआ, विज्ञान और तकनीकी का रास्ता खुला और ये पुस्तकें बहुत अधिक संख्या में इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो गया। या हम यूँ कहें कि अब रहस्यमय चिंतन का स्थान बौद्धिक चिंतन ने ले लिया। उसके बाद व्यापारिक समृद्धि। उस समय व्यापार में बड़ी समृद्धि हुई। यूरोप के बढ़ते हुए व्यापार वाणिज्य से उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ती गई और इस व्यापारिक समृद्धि ने एक तरीके से पुनर्जागरण की आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, क्योंकि इससे पहले जो धन संग्रह था वो केवल कुछ सामंतों के पास या पोप या चर्च के पास था। लेकिन अब चूंकि व्यापारिक समृद्धि बढ़ी है, व्यापारी के पास पैसा आया है और उन्होंने उस पैसे को अनुसंधान में लगाना प्रारंभ कर दिया, जबकि इससे पहले सामंतों और पोप इनकी रुचि किसी भी प्रकार के रिसर्च, अनुसंधान, कोई वैज्ञानिक खोज इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। अब एक नए धनी मिडिल क्लास का उदय हो रहा था और उस धनिक मिडिल क्लास ने अलग अलग विद्वानों को बुलाकर अलग अलग बैठकें, संगोष्ठियाँ, मीटिंगें इनका आयोजन करना शुरुआत कर दिया और इन गोष्ठियों में वाद विवाद होता, तर्क वितर्क होता और अच्छाई बुराई की चर्चा की जाती। इससे चिंतन शक्ति का विकास होता। अब इन गोष्ठियों में जब विचार विमर्श होता तो लोगों की जो पुरानी मान्यताएं थी चर्च के प्रति, पोप के प्रति या अंधकार युग के प्रति, वो धीरे धीरे टूटने लगी और ये मध्यम वर्ग एक जगह से दूसरी जगह पर भी व्यापारिक मसलों के लिए आया जाया करते थे और उससे भी पुनर्जागरण को बड़ा बल मिला। इनकी जो बैठकें होती थी, इनके द्वारा विद्वानों और कलाकारों को जो संरक्षण दिया जाता था, उससे पुनर्जागरण बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इसके अलावा स्कोलास्टिक विचारधारा, जिसे हम विद्वत्वाद या पंडित पंथ भी कहते हैं, इस स्कोलिस्टिक विचारधारा में अरस्तु का तर्कज्ञान और ऑगस्टीन का धर्मशास्त्र, इन दोनों बातों का मेल हुआ। अरस्तु का तर्कज्ञान और ऑगस्टीन का धर्मशास्त्र, ये एक नई विचारधारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में विकसित हुई और इस विचारधारा ने यूरोप के लोगों को बड़ा प्रभावित किया। विश्वविद्यालयों ने इस विचारधारा को तेज़ी से आगे बढ़ाया और जिससे विद्याधन, वाद विवाद को प्रोत्साहन मिला और अब उसी बात को सही माना जाने लगा जो तर्क की सहायता से सही ठहराई जा सके। अब इसका पुनर्जागरण का एक और कारण
कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से पुनर्जागरण को बहुत अधिक बल मिला। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है और 1453 में इस जगह पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब ये कुस्तुनतुनिया चूँकि ग्रीक और रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा था और यहाँ पर दुनिया भर की लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय यहाँ पर बहुत अधिक थे। अब तुर्कों ने चूँकि इस पर कब्जा कर लिया और उन्हें लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं था। अब जैसे ही उन्होंने अपनी वहाँ कट्टरता का प्रदर्शन किया तो वहाँ के जो विद्वान थे कुस्तुनतुनिया के, उन लोगों ने वहाँ से जाना प्रारंभ कर दिया और वो लोग वहाँ से भागकर, तुर्कों की कट्टरता से डरकर भागकर, और वो लोग यूरोप के अलग अलग स्थानों पर चले गए। जैसे ही एक विद्वान थे जियोवन्ना अरुस्पा, जो तर्क, दर्शन, इतिहास, इनसे संबंधित पांडुलिपियाँ जो पहले हाथ से लिखी जाती थी, उनको लेकर इटली पहुंच गया। उसी प्रकार कोर्डिनल वेसारियो, वो लगभग 800 पांडुलिपियाँ लेकर यूरोप में पहुंच गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग विद्वान वहाँ कुस्तुनतुनिया पर जैसे ही तुर्कों का अधिकार हुआ, वहाँ से इन्होंने भागना प्रारंभ कर दिया और ये अपनी आजीविका की खोज में या उस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में चले गए। अब ये वहाँ जाकर इन्होंने अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ किया तो यूरोप वासियों की भी उसमें रुचि बनना प्रारंभ हो गई। दूसरी बात, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से क्या हुआ कि यूरोप से जो पूर्वी देशों को जो मार्ग आता था, जो रास्ता आता था, स्थल मार्ग, अब उस स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया और अब उस जगह पर तुर्कों का अधिकार होने से जो व्यापारी लोग उधर से आया जाया करते थे, पश्चिम और पूर्व के बीच जो व्यापार होता था, उन व्यापारियों को उन तुर्कों ने लूटना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उस व्यापार में गिरावट आ गई और व्यापारियों ने वहाँ से व्यापार करना बंद कर दिया। मतलब अब एक नए रास्ते की खोज करने के बारे में सोचा गया क्योंकि उस रास्ते पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था और इसी कारण यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के साथ कोई जल मार्ग या कोई जल वाला रास्ता खोजने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इसी वजह से अमेरिका की खोज संभव हुई, वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज संभव हुई क्योंकि जो मुख्य स्थल मार्ग था उस पर तो तुर्कों का अधिकार हो गया, व्यापार वहाँ से बंद हो गया और यूरोप किसी भी तरीके से उस व्यापार को जारी रखना चाहता था और इसलिए अलग अलग उसके जो साहसी नाविक यात्री थे उनको अलग अलग उन्होंने देशों की खोज के लिए वो निकल पड़े क्योंकि उन्हें कोई ना कोई जलीय मार्ग की तलाश थी और इस वजह से यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, समुद्री खोजों की शुरुआत हुई क्योंकि जो भूमार्ग था वो अवरुद्ध हो गया था। इसके अलावा उस समय मानववाद का विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे इंस्टीट्यूट खुली जैसे कैम्ब्रिज है, प्राग है, वीना है और ये विश्वविद्यालय सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति के केंद्र बन गए। इससे भी पुनर्जागरण को बड़ा बल मिला। पुनर्जागरण जो साइंस था, पुनर्जागरण का साइंस वो निरीक्षण, अनुसंधान